दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व के मौके पर आप सभी को बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित कर रहे थे तो पता नहीं क्यों 7 बरस पहले 2013 की एक तस्वीर हमारी आंखों के सामने रेंगने लगी। उस वक्त भी लाल किला था, लेकिन वो नकली लाल किला था। उस वक्त भी नरेंद्र मोदी थे, लेकिन तब प्रधानमंत्री नहीं थे। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इलाका भुज का था और वहां का लालन कॉलेज था। और बकायदा 15 अगस्त 2013 को जैसे ही उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने भाषण को खत्म किया, उसके आधे घंटे के बाद उस वक्त नरेंद्र मोदी जो मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात के थे, उन्होंने अपने पीछे लकड़ी की एक नकली दीवार लाल किले की तर्ज पर खड़ा की थी और वहां से उन्होंने संबोधन इस तरीके से किया जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से उस वक्त हर सवाल का जवाब वो पूछ रहे थे। और यकीन जानिए वो भाषण वो यूट्यूब पर मौजूद है। उस भाषण को मौका मिले तो जरूर सुनिए, क्योंकि उसमें उठाए गए एक एक सवाल उस वक्त बेहद मौजूद थे। और लग ऐसा रहा था कि उस वक्त नरेंद्र मोदी जिन सवालों को उठा रहे हैं, अगर वो इस देश के प्रधानमंत्री बन जाएं तो फिर इन तमाम सवालों के समाधान मिल जाएंगे, इस देश को एक रास्ता मिल जाएगा। उस वक्त जिन सवालों को कटघरे में खड़ा करते हुए मनमोहन सिंह को उठाया गया, 7 बरस के बाद आज लाल किले के प्राचीर से जब वही शख्स प्रधानमंत्री के तौर पर राष्ट्र को संबोधित कर रहा था, तो कमोवेश वही सारे मुद्दे कानों में गूंजने लगे, आंखों के सामने रेंगने लगे। और वही खामोशी जो 2013 में मनमोहन सिंह की खामोशी थी, कुछ वैसी ही खामोशी 2020 में प्रधानमंत्री मोदी की खामोशी के तौर पर नजर आई। आप कहेंगे कि इतना शानदार भाषण था, लगभग 86 मिनट का। इस भाषण में तो पहली बार आत्मनिर्भरता का जिक्र किया गया, पहली बार दुनिया के मानचित्र पर भारत की ताकत का एहसास कराने का प्रण लिया गया। इस बात का जिक्र तो 2013 में मनमोहन सिंह नहीं कर रहे थे, लेकिन हमें लगता है कि आज वाकई आपको 7 बरस पहले ले जाएं और उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर देश के प्रधानमंत्री के सामने सवालों की जिन पोटलियों को नरेंद्र मोदी ने रखा था, आज उन्हीं सवालों के दायरे में खड़े होकर 2020 के भाषण को देख लें और समझ लें तो शायद एक बिल्कुल साफ रास्ता नजर आएगा। 15 अगस्त 2013 भुज का लालन कॉलेज, वहां से उस वक्त नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 10 मुद्दे जो थे उसको क्या कहकर कटघरे में खड़ा किया था। पहला मुद्दा था, चीन सीमा पर, भारत की सीमा पर घुस आता है, आप क्या करते हैं। आज उसका जवाब यह आया कि लद्दाख में आपने देख लिया हमने क्या किया, लेकिन सीमा पर मौजूद चीन की सेना और कुछ भारतीय हिस्सों में घुसी हुई सेना पर खामोशी बरती गई। 2013 में यह सवाल मनमोहन सिंह से पूछा गया था। आज यह सवाल 2013 के अक्स तले नरेंद्र मोदी के सवालों को ही प्रधानमंत्री मोदी के सामने हम रखने की कोशिश कर रहे हैं। पहला सवाल चीन की सीमा में भारत के घुस आने को लेकर था। दूसरा सवाल था सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता को लेकर। उस वक्त यह बहुत साफ कहा गया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट सक्रिय ना हो तो शासन व्यवस्था कैसे अपने तरीके से भ्रष्टाचार और काले धन में डूब जाती है, इसका एहसास 2013 में था। मौजूदा वक्त में सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता का क्या आलम है। और यह भी पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट से निकले हुए चीफ जस्टिस पार्लियामेंट में पहुंच गए, वह भी चंद दिनों के भीतर। और उस चीफ जस्टिस ने ऐसे ऐसे मुद्दों पर फैसले दिए जिन मुद्दों को लेकर इस देश के भीतर में एक बड़ी बहस चल रही थी। तो क्या यह सवाल आज पूछा जा सकता है। तीसरा सवाल था कि आर्थिक स्थिति ठीक कैसे होगी, मनमोहन सिंह जी ये बताइए। और यह 2013 में पूछा जा रहा था और बहुत साफ तौर पर 2013 में उस वक्त नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह से सवाल किया था, रुपए की कीमत कम हो रही है, वो ऊपर कैसे जाएगी यह बताइए। और खामोशी ना बरतिए आर्थिक स्थितियों को लेकर, क्योंकि आर्थिक स्थितियां अगर बिगड़ गई तो फिर इस देश की स्थिति बिगड़ जाती है। इसका एहसास आपके भीतर होना चाहिए। आज
2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने अर्थव्यवस्था को लेकर खामोशी बरती। जो हमारी जीडीपी है, जो इस देश के भीतर की स्थितियां और जिसमें डॉलर के मुकाबले रुपया है, वह तो सबसे नीचे चला गया है। तेल की कीमत लगातार बढ़ रही है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हो। जवाब नहीं आया। कोई भी सवाल कर सकता है खड़े होकर, उसके लिए लालन कॉलेज की जरूरत नहीं है। किसी भी कॉलेज के हिस्से में खड़े हो जाइए और पीछे एक लकड़ी का लाल किला बना लीजिए और उसके बाद संबोधन शुरू कर दीजिए और प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दीजिए। तो हमारे पीछे कोई लाल किला तो नहीं है और लालन कॉलेज या भुज का इलाका भी नहीं है, लेकिन सवाल बिल्कुल वही है जो 2013 में उठाए गए थे एक मुख्यमंत्री के जरिए। चौथा सवाल उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कटघरे में खड़ा करते हुए उस वक्त मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, बेरोजगारी का सवाल सबसे बड़ा हो चला है और इस बेरोजगारी के सवाल का समाधान अगर नहीं निकला तो स्थिति विकट हो जाएगी। और तब उन्होंने उस वक्त गुजरात मॉडल का जिक्र किया था और कहा था कि गुजरात में सबसे कम बेरोजगार हैं। आज हमें इस बात को लेकर महसूस हुआ कि प्रधानमंत्री जिन बातों का जिक्र करते रहे हैं और हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि जिन आंकड़ों का जिक्र करते हैं, जिन तथ्यों का जिक्र करते हैं, उसका कोई परीक्षण भी किया जाए। हम लोग उससे मान लेते हैं कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई शख्स सारे आंकड़े सही बोलेगा, सारी जानकारियां सही देगा। लेकिन एक मुख्यमंत्री भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठा होता है और उस वक्त जब वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि गुजरात नंबर 1 है रोजगार देने में, तो हमको लगा उस वक्त के रोजगार का इंडेक्स निकाल कर देखे और जो CMIE का डाटा है 2013 का, उसमें गुजरात का नंबर 8वां है। यानी उससे पहले 7 राज्य बेहतर हैं, लेकिन बताया गया नंबर 1 है। और बेरोजगारी की स्थिति पर आज भी खामोशी बरती गई। 2013 में मनमोहन सिंह ने खामोशी बरती थी, 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने खामोशी बरती। उसके बाद अगला सवाल संघीय ढांचे का था। संघीय ढांचे को लेकर उस वक्त 2013 में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री को कह रहे थे कि हर राज्यों को आपको लेकर चलना होगा। यह संभव नहीं है कि इस देश में कोई राज्य बीमार हो जाए, कोई राज्य पिछड़ जाए, किसी राज्य को पूरी मदद ना मिले और इस देश का विकास हो जाए। देश का विकास तो तभी होगा जब सभी राज्य का विकास होगा। और उसमें उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा था कि गुजरात के हर जिले का विकास नहीं होगा तो गुजरात का विकास नहीं हो सकता है। ठीक इसी तरीके से देश के हर राज्य का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। लेकिन संयोग ऐसा है कि मौजूदा वक्त में इस देश के संघीय ढांचे को लेकर ही सवाल इस देश के 6 मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री को कटघरे में अलग अलग वक्त में किया है। और इस संघीय ढांचे के दायरे में सीधे तौर पर हंगला और हंगामा हमेशा पश्चिम बंगाल से भी उठा है, बार बार उठा है। कांग्रेस शासित राज्यों ने उठाया है, क्षत्रपों ने उठाया है। चाहे वो तेलंगाना का मसला हो, चाहे आंध्र प्रदेश का मसला हो, चाहे वो तमिलनाडु का मसला हो, अलग अलग जगहों से हमेशा संघीय ढांचे को लेकर बात उठी है। लेकिन आज संघीय ढांचे का जिक्र और संघीय ढांचा किस रूप में काम कर रहा है, इसको लेकर जिक्र लाल किले के प्राचीर से नहीं किया गया। एक खामोशी बरती गई जिसका जवाब 2013 को मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से चाहिए था। स्थितियां बदली नहीं है, क्योंकि उसके बाद का मुद्दा आदिवासियों को लेकर था, मछुआरों को लेकर था, हाशिए पर पड़े हुए हर उस तबके को लेकर था कि उनकी जरूरतों के साथ कैसे जुड़े। और संयोग से आज लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने मछुआरों का जिक्र तो नहीं किया, आदिवासियों का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन एक नया जिक्र किया। यह था पर्यावरण को लेकर। और पर्यावरण को लेकर और जिन देश के भीतर में उन दूरस्थ इलाकों में जहां जहां खनिज संसाधनों की मौजूदगी है, पहली बार इसका एहसास कराया गया कि अब उनके वैल्यूएशन की जरूरत है। वैल्यूएशन का मतलब बहुत साफ होता है, मोनेटाइजेशन। और मोनेटाइजेशन का मतलब बहुत साफ होता है कि अब हम उस माल को बाजार के अनुकूल बनाने की स्थिति में लाएंगे। और इस देश के भीतर में बार बार संविधान बनाते वक्त भी यह सवाल उठा था और नेहरू के पहले भाषण में भी इस बात का जिक्र था कि हम जब डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे, तो जो खनिज संसाधनों के बीच में रहने वाली जनजातियां हैं, आदिवासी हैं, उनकी जीवन रक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है। इस भाषण का जिक्र नेहरू के पहले भाषण में था। और देखिए, जब 2013 में
मुख्यमंत्री मोदी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से सवाल कर रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आप बार बार उन बातों का जिक्र कर रहे हैं जिसका जिक्र नेहरू ने अपने पहले भाषण में किया था, तो 60 साल में आपने क्या किया। लालन कॉलेज से यह आवाज आई थी, तालियां बजी थी, अच्छा लगा था। अच्छा इसलिए लगा था कि वाकई जो इस देश में आजादी के तुरंत बाद जो प्रधानमंत्री सवाल उठाते थे नेहरू, उन्हीं सवालों की जीवंतता अभी भी है। वह अभी भी जस के तस मौजूदा वक्त में पड़ी है, कोई अंतर नहीं आया है, वाकई कोई अंतर नहीं आया है। और यह स्थिति को कैसे बदला जा रहा है और उसको जो नए तरीके से परिभाषित किया जा रहा है उसमें लोग नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लाल किले के प्राचीर से एक हवाई दौरा हो रहा है देश को देखने का। अलग अलग प्रांतों को, उस प्रांतों में मौजूद अलग अलग खनिज संसाधनों को, खेती को, नदी को, हवाई अड्डों को, रेलगाड़ियों को अलग अलग तरीके से मोनेटाइज कैसे किया जाए, इस दिशा में दृष्टि गई है। लेकिन फिर लौटिए 2013 में लालन कॉलेज से मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त के प्रधानमंत्री से कहते हैं आप शिक्षा पे ध्यान नहीं देते हैं, आप हेल्थ सर्विस पे ध्यान नहीं देते हैं, इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर शिक्षा और हेल्थ में डूब गया है, खत्म हो गया है। और उसके बाद वो गुजरात मॉडल का जिक्र करते हैं कि यहां जो हेल्थ का स्ट्रक्चर है, यहां जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर है वो लाजवाब है। उस वक्त भाषण सुनते हुए वाकई तालियां बजाने की इच्छा हुई थी और तालियां बजी भी थी कि वाकई जिस राज्य में विकास की बात शिक्षा और हेल्थ सेक्टर को ले रही हो और देश में ऐसी स्थिति है कि इस देश के एजुकेशन का क्या हाल है और हेल्थ सेक्टर का क्या हाल है, ये का जिक्र बार बार हर कोई करते रहा है। और इस महामारी के दौर में तो सारी चीजें सत्ता पर आ गई है, कैसी विकट स्थिति है। अच्छा लगा था, लेकिन पता नहीं क्यों आज हमें लगा कि वाकई जिस बात का जिक्र कर रहे थे 2013 में मुख्यमंत्री, गुजरात में वो 2013 में भी था या सब कुछ यूं ही कह दिया जा रहा था। देश की स्थिति तो सबके सामने है। आज ये बताने की जरूरत नहीं है कि देश के एजुकेशन के सिस्टम का क्या हाल है, कितनी बड़ी तादाद में यहां से बच्चे विदेश पढ़ने चले जाते हैं, कितनी बड़ी तादाद में पढ़ाई 8वीं के बाद छोड़नी पड़ती है कितने बच्चों को। इन बातों का जिक्र या हेल्थ सेक्टर का जिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कमोवेश सेंटर का बजट हेल्थ और एजुकेशन को लेकर ही दुनिया के मानचित्र पे तमाम 150 देशों की फहरिस्त में सबसे नीचे है। इसीलिए हेल्थ पर कितना ध्यान है प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का, यह कहने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप कुछ खर्च ही नहीं करेंगे तो वहां चीजें डेवलप क्या होंगी। एजुकेशन का भी यही हाल है, हेल्थ सेक्टर का भी हाल है। लेकिन हम तो आपको लिए चल रहे हैं 2013 में, जब लालन कॉलेज से मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे, उन्होंने एक डाटा दिया था। हमको लगता है उस डाटे का परीक्षण आज आप भी कर लीजिए। उन्होंने कहा कि मैंने एजुकेशन के क्षेत्र में कितना काम किया, यह इस बात से समझ जाइए कि यहां पर जब मैं 2002 में मुख्यमंत्री बना था, उस वक्त यहां पर सिर्फ यूनिवर्सिटीज जो थी वो 11 यूनिवर्सिटी थी, और 2013 में जब मैं भाषण दे रहा हूं तो यहां पर 41 यूनिवर्सिटी हो गई है। यानी मैंने 10 साल के भीतर में 31 यूनिवर्सिटीज को खड़ा किया है, 30 यूनिवर्सिटी को खड़ा किया है, 41 यूनिवर्सिटी हो गई है। हमें लगा कि आज जब एजुकेशन और हेल्थ का जिक्र होता है तो मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात मॉडल की क्या स्थिति, अब यह बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी का तो आकलन कर लिया जाए। यूजीसी की साइट पे गए और यूजीसी के जरिए पता चला कि गुजरात में 41 यूनिवर्सिटी तो कभी थी ही नहीं, और आज की तारीख में भी वहां पर सिर्फ 30 यूनिवर्सिटी है। जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे नरेंद्र मोदी, उस वक्त वहां पर 13 यूनिवर्सिटी थी। 10 साल के भीतर नरेंद्र मोदी जी ने 14 यूनिवर्सिटीज खोली, और मुख्यमंत्री बनने के बाद जब वो प्रधानमंत्री बन गए और उसके बाद वहां पर रूपाणी जब मुख्यमंत्री बने तो वहां उन्होंने 3 यूनिवर्सिटी खोली। इसका मतलब है कि 30 यूनिवर्सिटीज में से 13 यूनिवर्सिटी पहले थी, 3 यूनिवर्सिटी उनके बाद खुल गई यानी 16, और 14 यूनिवर्सिटी उस बीच में खुली है। अब आप इस 14 यूनिवर्सिटी के हिस्से में, इसके हिस्से का आकलन करें उससे पहले जो 3 यूनिवर्सिटी यहां पर खुली है, ये 2015 में खुली है। उसमें खुली है भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी जो जूनागढ़ में है। अहमदाबाद में खुली है गुजरात यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसप्लांटेशन साइंस अहमदाबाद में, और श्री गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी गोधरा में खुली है। यह 2015 में खुली है। 14 यूनिवर्सिटीज जो खुली
और जिस हेल्थ सेक्टर का जिक्र गुजरात के मॉडल को लेकर हो रहा था, उसका जब एवरेज निकाला गया कि देश के अलग अलग राज्यों में कितनी यूनिवर्सिटी खुली है, और अगर 10 बरस के भीतर 14 यूनिवर्सिटी किसी के मुख्यमंत्रित्व काल में खुलती है, तो फिर बाकी वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर 14 से ज्यादा खुली होगी या 14 से कम खुली होगी। आपको जानकर हैरत होगी कि इस देश के 18 राज्य ऐसे हैं जहां 10 साल के भीतर 14 से ज्यादा यूनिवर्सिटी खुली है। 14 यूनिवर्सिटी खुलने वाले 6 राज्य और हैं, 24 राज्य हो गए, 28 राज्य कुल हैं। तो यह स्थिति थी गुजरात की स्थिति। लेकिन सवाल यही नहीं रुके। उस वक्त जिन सवालों को उठाया जा रहा था 2013 में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह था कि वहाँ के व्यापारी, वहाँ के व्यापार से जुड़ी हुई चीज़ें, वहाँ का विकास का मॉडल और उस विकास के मॉडल के दायरे में लोगों को कैसे जोड़ा जाए, इसकी पहचान सिर्फ गुजरात ने की थी। और मनमोहन सिंह जी, आप क्यों नहीं करते हैं? और आप जब इन बातों का जिक्र करते हैं कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तो ये ऐसा लगता है कि आप लोग 60 साल से एक ही बात को दोहरा रहे हैं। अच्छा लगेगा, किसी को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आजादी के बाद से इस देश ने इन्हीं स्थितियों को देखा है, बार बार चीजों को दोहराई है। लेकिन संयोग से आज विकास के जिस मॉडल का जिक्र हुआ और विकास की जिन स्थितियों का जिक्र हुआ, इन्हीं स्थितियों का जिक्र कमोवेश नेहरू के भाषण में 1957 का भाषण जरूर सुनिए नेहरू का, जिसमें इस बात का वो जिक्र करते हैं कि हमें कैसे नदियों से गांव को जोड़ना है, गांव की सड़कों से रेलगाड़ी को जोड़ना है, रेलगाड़ी से हमको समुद्र के किनारे तक की सड़कों को बनाना है, उसको कैसे हवाई अड्डे से जोड़ना है, और एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश को देना है जिसके जरिए हर चीजों का जुड़ाव हो। मौजूदा वक्त में यही स्थिति है। जिस आत्मनिर्भरता का बोझ उठाए मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया, इसके लिए आपको 4 भाषण सुनने होंगे। पहला भाषण आत्मनिर्भरता को लेकर, सबसे पहला भाषण 1951 देश का संविधान आने के बाद जो नेहरू का भाषण था, उसमें देश को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं और स्वदेशी और विदेशी के सम्मिश्रण के साथ, जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, इन दोनों को मिलाकर कैसा खड़े, इसका जिक्र उन्होंने किया था आत्मनिर्भरता के साथ। 1951 का जिक्र हम कर रहे हैं, नेहरू का भाषण। इंदिरा गांधी का भाषण, उसके बाद आइए, इंदिरा गांधी ने आत्मनिर्भरता का जिक्र खुले तौर पर 1972 के भाषण में किया था, इसी लाल किले के प्राचीर से। इन सारे भाषणों की कॉपी मौजूद है, अलग अलग जगहों पर मौजूद है, दिल्ली की तो कई लाइब्रेरियां हैं, वहां पर मौजूद है। तीसरा भाषण मोरारजी देसाई का। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे और उसके ठीक एक बरस के बाद 1978 में जो उनका भाषण है उसे सुनिए। उसमें वो भारत की आत्मनिर्भरता का जिक्र करते हैं और विदेशी प्रोडक्ट्स को किस रूप में बाहर कर दिया जाए। अगर उस पीरियड में आइएगा तो ये जानकारी होनी चाहिए। बड़े लोग खिलाफ थे, मधुलिमय थे, मधु दंडवते थे, जॉर्ज फर्नांडिस, ये सारे लोग बड़े खिलाफ हुआ करते थे विदेशी प्रोडक्ट्स के, और आत्मनिर्भरता अपने देश के प्रोडक्ट्स के जरिए होनी चाहिए, इसका जिक्र किया गया था आत्मनिर्भरता का। 5वां जिक्र खुले तौर पर जिन्होंने जिक्र किया था, आपको जानकर हैरत होगी, इसका जिक्र किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के तौर पर। इस आत्मनिर्भरता का जिक्र उन्होंने सन 2001 में उस वक्त किया था जब भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर आरएसएस सामने आकर खड़ी हो गई थी, ये कहते हुए कि आप स्वदेशी को अपनाइए, और उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर संघ के निशाने पर आ गए थे। इस हद तक निशाने पर आ गए थे कि यशवंत सिन्हा की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, उनके जगह जसवंत सिंह को बना दिया गया था और यशवंत सिन्हा को विदेश मंत्री के तौर पर। यह कुर्सी की अदला बदली इसलिए हो गई थी क्योंकि आर्थिक नीतियां जो अपनाई जा रही थी रिफॉर्म के मॉडल के साथ, और वो रिफॉर्म का लगभग 100 गुना बड़ा रिफॉर्म मौजूदा वक्त में इस देश की अर्थव्यवस्था के साथ नरेंद्र मोदी अपना रहे हैं। लेकिन हर किसी ने आंखों पर पट्टी नहीं चढ़ा ली, बल्कि संघ ने भी कुंडली मार ली है। वह स्वदेशी की परिभाषा को बदल रहा है। इस देश के भीतर में हर वो चीज जो देश के सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों से जड़ी हुई है, उसको भी बेचने की परिस्थिति में आ रहे हैं। इसलिए जब आप आज के भाषण पे आएंगे और इस बात का जिक्र करेंगे कि आज के भाषण का हम क्या शोर निकालें, तो 2 बातों को जहन में रखिएगा। इस देश में महंगाई बढ़ने वाली है, और महंगाई को लेकर जो मूल्य वृद्धि का जिक्र हो रहा है वो अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के साथ भी जुड़ जाएगा। यानी
स्थिति और बिगड़ने वाली है, क्योंकि अर्थव्यवस्था आपके दायरे से बाहर निकल चुकी है। इन्फ्लेशन रेट जो है 6.93 हो गया है। आपकी पूरी बैंकिंग सर्विस जो है वो डामाडोल होकर चरमराने वाली है। इसीलिए आपने पहली बार खुले तौर पर बैंकिंग मर्जर को महत्वपूर्ण बनाया, कोऑपरेटिव्स को रिजर्व बैंक से जोड़ने की महत्ता प्रदान की, और यह कहते हुए की कि यह पहली बार हो रहा है। लेकिन आपने यह नहीं बताया कि रिजर्व बैंक अब सिर्फ मोदी सरकार को डिविडेंड नहीं देता है, बल्कि उसके अतिरिक्त लाखों रुपए भी वो देता है, नोट छाप के देता है, निर्देशानुसार देता है। और रिजर्व बैंक के बोर्ड में बैठे हुए वैसे लोग हैं जो सरकार के हित के साथ ही काम करते हैं। इन बातों का जिक्र साइलेंट है, लेकिन सारी चीजों को रिजर्व बैंक से जोड़कर रिजर्व बैंक को अपने अनुकूल कर लिया जाए, जिससे हर बैंक की अपनी सोच जो है वो गायब हो जाए, यह भी नजर आएगा। और जिस वैल्यूशन का हमने जिक्र किया, जो वैल्यूशन का जिक्र था इस देश के खनिज संपदा को लेकर, इसका मतलब बहुत साफ है। अब इस देश में हर चीज को मोनेटाइज करने का जिक्र होगा। मोनेटाइज करने का मतलब बहुत साफ है, हर चीज की एक कीमत होगी। उस कीमत के आधार पे बाजार की फोर्सेस तय करेगी कि वह कीमत किसके पास रहे। ठीक वैसे ही जैसे रेलगाड़ी आपसे नहीं चल पाई तो आपने एक हिस्सा रेलगाड़ी का प्राइवेटाइज करने को मान लिया। इतना ही नहीं, जिस लाल किले के प्राचीर पर खड़े हैं उस लाल किले को भी हम मेंटेन करने की स्थिति में नहीं थे, तो हमने इस देश के एक कॉरपोरेट को दे दिया कि आप मेंटेन कीजिए। और इस देश के लगभग 6 इमारतों को हम दे चुके हैं। इस देश के 12 एयरपोर्ट में से 6 एयरपोर्ट हम दे दिए प्राइवेट सेक्टर को, 6 की और बोली लगने वाली है। रेल दे दिया हमने, हवाई जहाज दे दिया, यानी हवाई अड्डे दे दिए हमने, बंदरगाहों को दे दिया जो कि इस देश के संपत्ति के तौर पर देश के सरकार की जिम्मेदारी थी, उसे चलाएं, वो फेल हो गई तो उसने उसको प्राइवेट हाथों में देना शुरू किया। आज की तारीख में लॉर्ड ऑफ पोर्ट्स जो है वो अडानी है, उनके हाथ में सब कुछ है। और ठीक इसी तरीके से अब हवाई अड्डे भी उनके पास आ रहे हैं। इस देश का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, चाहे वो कम्युनिकेशन का हो, चाहे वो फाइबर का हो, वह भी प्राइवेट सेक्टर के जरिए डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि इस देश को चलाने के लिए हमको पूंजी चाहिए। और पूंजी इस देश की सत्ता को जो चाहिए वह अपनी जरूरतों के लिए चाहिए, लोगों के लिए नहीं चाहिए। इस भाषण के हिस्से के भीतर जब आप जाएंगे तो आपको जानकर हैरत होगी कि हमें जो जानकारी दी गई उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि 110 लाख करोड़ का जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, और हमने 7,000 प्रोजेक्ट की पहचान कर ली है। तो सच यह है कि बीते 6 साल के भीतर में इस देश के भीतर के लगभग 2,500 प्रोजेक्ट्स लटके पड़े हैं, वह पूरे नहीं हो पा रहे हैं, और उनकी कीमत में लगभग 4 लाख करोड़ का इजाफा हो चुका है। लेकिन हम इस पे साइलेंट रहे, कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता है। इस देश के भीतर में जिस बातों का जिक्र हुआ उसमें बहुत साफ तौर पर कहा गया कि हमने ग्रामीण भारत के लिए 1 लाख करोड़ रुपया कुछ दिन पहले ही तो ऐलान किया है, 3 दिन पहले ही। लेकिन इस बात का जिक्र नहीं किया कि 1 लाख करोड़ का ऐलान किया है उसको 3 बरस के लिए किया है, यानी 4 बरस के लिए किया है। अभी 10,000 करोड़ दे रहे हैं, लेकिन वह उसको देने से भी कुछ हो पाएगा किसानों का, हमने इस पर साइलेंट बरता। इसका मतलब यह है कि चाहे 2013 में मनमोहन सिंह द्वारा दिया गया भाषण हो या 2020 में नरेंद्र मोदी के जरिए लाल किले के प्राचीर से दिया गया भाषण हो, आप देश के किसी भी हिस्से में अपने पीछे काठ की एक लाल किले को खड़ा कीजिए और उसके बाद प्रधानमंत्री से सवाल दागना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, मौजूद है, और अगर आप चुनौती दे सकते हैं तो दे सकते हैं, क्योंकि स्थितियां जस की तस है। और हमें लगता है कि एक आइडियल मानिए भुज के लालन कॉलेज से मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया गया वह भाषण जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को दसियों सवाल के साथ घेरा था, और वो दसियों सवाल आज आप मौजूदा वक्त के उन्हीं पीएम को बन जाना, यानी सीएम से पीएम तक के सफर पर पहुंचने से उन्हीं से वो सवाल कर सकते हैं। और तो और जो गुजरात में भाषण दिया जा रहा था, गुजरात को लेकर जो भाषण दिया जा रहा था, वहां के जो फैक्ट्स रखे जा रहे थे, चाहे वो वाइब्रेंट गुजरात के हों, चाहे वो गुजरात मॉडल के हों, उनके आंकड़ों की जांच भी जब आप करेंगे तो आपको लगेगा ये फर्जी आंकड़े थे, झूठ बोला जा रहा था उस वक्त। तो मौजूदा वक्त में लाल किले के प्राचीर की स्थिति क्या जमीन से वाकई इतनी ऊपर है कि लोग नजर नहीं आए, और जो नजर आए
उसमें सिर्फ आसमान नजर आए, हरियाली नजर आए, खुशनुमा हवा नजर आए और उसी के जरिए आने वाले वक्त में ये देश कैसा होगा उसको लेकर हवा में पतंग उड़ानी शुरू कर दी जाए और ये मान लिया जाए कि हमने 86 मिनट कह दिए। अगर ये 86 मिनट का इतना महत्व है तो हमको लगता है कि आप इनके उस सफ़र को आज देख लीजिए। ये सफ़र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2014 में 65 मिनट के भाषण में स्वच्छ भारत अभियान का जिक्र किया गया। स्वच्छ भारत अभियान के बाद करप्शन का जिक्र 86 मिनट का भाषण 2015 में दिया गया। उसका मेन क्रक्स था करप्शन। 2016 में विदेश नीति का जिक्र था, 94 मिनट का भाषण था। 2017 में सबसे छोटा भाषण था, 57 मिनट का, उसमें न्यू इंडिया का जिक्र था। 2018 में 82 मिनट का भाषण था, उसका क्रक्स था सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। 2019 में 92 मिनट का भाषण था, यानी पिछले साल पॉपुलेशन का जिक्र था, और इस बार 86 मिनट का भाषण था और उसमें आत्मनिर्भरता का जिक्र था। स्वच्छ भारत, करप्शन, विदेश नीति, न्यू इंडिया, सोशल जस्टिस, पॉपुलेशन और आत्मनिर्भरता, ये 7 भाषणों का क्रक्स जो है भारत के तमाम प्राइम मिनिस्टर के लाल किले के प्राचीर से दिए गए भाषणों में 12 भाषण आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें इन 7 के क्रक्स आपको नजर आ जाएंगे। और इस क्रक्स में संयोग से 2 बातों का जिक्र लाल बहादुर शास्त्री ने भी किया था। उन्होंने विदेश नीति का जिक्र किया था और उन्होंने न्यू इंडिया का जिक्र किया था। यह एक सोच है और यह एक समझ है कि हम चीजों को कैसे किस रूप में रख रहे हैं, लेकिन देश वही है और जो रख रहे हैं वो अपने लिए रख रहे हैं। यानी लाल किले के प्राचीर पर खड़े प्रधानमंत्री सिर्फ इसमें आत्ममुग्ध हो सकते हैं कि यह भाषण उन्होंने शानदार तरीके से अपने लिए दिया। उनके अपने लोग जो सामने मंत्रिमंडल के बैठे थे वो बेहद खुश थे, तालियां बजा रहे थे, क्योंकि वहां से वह लोग वाकई नजर नहीं आ रहे थे जिनके भीतर रोजी रोटी की चिंता है, जिनके भीतर रोजगार की चिंता है, जो परेशान है 2 जून की रोटी के लिए, जिन्हें समझ नहीं आ पा रहा है कि आने वाले वक्त में परिवार कैसे चलेगा। घर में बीमार है तो अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, घर में बच्चा है तो एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है। सब कुछ इस देश में स्टैंड स्टिल कर दिया गया है, ठप कर दिया गया है। सोचिए जरूर और हर भाषण को कहीं ना कहीं इस रूप में आकलन कीजिए, ये कहते हुए कीजिए कि स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व के मौके पर सभी को बधाई, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन दर्द कमोवेश वही है। और आखिरी बात, देश रहेगा तो ही हम रहेंगे। जय हिंद, जय हिंद।